मिस्टर रोहित मारवा, मैं आपके बेटे से मिलना चाहती हूँ, अभी के अभी। ऑपरेटिंग थिएटर से बाहर आते ही अनिका के मुंह से ये सुनने के बाद रोहित हैरान जरूर हुआ था, मगर उसने अनिका की बात का जवाब देते हुए कहा, उसे तो मैंने घर भेज दिया था। ऑपरेशन 6 घंटे चला, इसलिए आर्यन ने जिद जरूर की कि वो बड़ी दादी का ऑपरेशन खत्म होने तक मेरे साथ यहीं रहेगा, मगर तकरीबन 2 घंटे पहले वो मेरी गोद में सो गया, इसलिए मैंने उसे घर भिजवा दिया। मगर मिस अनिका, आखिर बात क्या है और दादी माँ की तबीयत कैसी है? आर्यन के घर जाने की बात सुनकर अनिका निराश हुई थी। रोहित की बात का जवाब देते हुए अनिका ने कहा, देखिए, ऑपरेशन तो मैंने कर दिया है, बस हमें अब उनके होश में आने का इंतजार करना होगा। रोहित ने ये बात सुनकर राहत की सांस ली। दादी माँ को लेकर रोहित की उम्मीद अब बढ़ गई थी। जब उसका टेंशन कम हुआ तो अचानक ही उसके चेहरे पर थोड़ी मुस्कान आ गई और उसने अनिका को घर तक छोड़ने की लिफ्ट ऑफर कर दी। रोहित ने अनिका से कहा, मिस अनिका, रात बहुत हो चुकी है, क्या मैं आपको घर छोड़ दूं? रोहित के मुंह से ये बात सुनते ही अनिका की नजर रोहित पर पड़ी। रोहित एक बेहद अट्रैक्टिव यंग बिजनेसमैन था। इंडिया में शायद ही कोई लड़की रोहित की ऐसी ऑफर ठुकराती, मगर अनिका अपने मन से रोहित की तरफ अट्रैक्शन के सारे ख्याल निकालते हुए कहने लगी, नो थैंक यू मिस्टर रोहित, अंजलि मामी ने मेरे लिए ड्राइवर भेजा है, मैं उसके साथ चली जाऊंगी। ये कहकर अनिका मुड़कर एलिवेटर की ओर जाने लगी। रोहित की नजर अनिका से हटने का नाम नहीं ले रही थी। रोहित ने देखा अनिका अपनी नॉर्मल स्पीड से काफी धीरे चल रही थी। उसकी थकान उसकी वॉक से साफ नजर आ रही थी। रोहित को पता था कि इतने बड़े ऑपरेशन के बाद दादी माँ का इतनी जल्दी होश में आना मुश्किल था और अनिका को इस तरह अकेला छोड़ना उसे अच्छा नहीं लग रहा था। इसलिए रोहित अनिका को बिना पता चले उसके पीछे चलने लगा। धीरे धीरे चलते हुए अनिका एलिवेटर के पास जाकर रुक गई। रोहित वहीं थोड़ी दूर अनिका की नजर में ना आए, इस तरह अनिका पर वॉच रखने लगा। तभी अनिका ने अपने पर्स से अपना फोन निकाला और राजलक्ष्मी को फोन लगाया। रोहित थोड़ी दूर खड़े होकर अनिका को सुनने लगा। अनिका ने फोन पर राजलक्ष्मी से कहा, क्या तुम इस रोहित मारवा के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन निकाल सकती हो? ये बात सुनकर रोहित दंग रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अनिका रोहित के बारे में इन्फॉर्मेशन क्यों निकलवाना चाहती थी। रोहित ने अब ध्यान से अनिका की आगे की बात सुनी। अनिका ने राजलक्ष्मी से कहा, मुझे उसके बेटे के बारे में भी सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, जितनी जल्दी हो सके मेरा ये काम कर दो। अनिका की पर्सनालिटी अब रोहित के लिए किसी पजल से कम नहीं थी। रोहित ये बात समझ नहीं पा रहा था कि आखिर अनिका उसकी जासूसी क्यों कर रही थी, जबकि इतने दिनों में उसने साफ तौर पर रोहित से कहा था कि वो ना तो रोहित को पसंद करती है, ना ही उसे रोहित में कोई इंटरेस्ट है। फिर अभी अभी अनिका ने किसी को फोन करके रोहित और उसके बेटे की इंफॉर्मेशन निकालने को क्यों कहा? रोहित जितना अनिका की पर्सनैलिटी से आकर्षित था, उतना ही अब अनिका के असली मकसद को लेकर परेशान था। रोहित परेशान होकर फिर से आईसीयू वार्ड की वेटिंग एरिया की ओर चलने लगा। रोहित इतना बड़ा मारवा इंडस्ट्रीज का एम्पायर अकेले संभालता था। वो दुनिया के कई लोगों से मिलता, उनसे डील करता। लगभग हर एक को पहली मुलाकात में रोहित अंदर बाहर से पहचान लेता। किसी की पर्सनालिटी की एनालिसिस करने में रोहित को महारत हासिल थी, मगर न जाने क्यों रोहित को लग रहा था कि अनिका के केस में उसे हार का सामना करना पड़ रहा था। वहाँ एलिवेटर के पास खड़ी अनिका अभी राजलक्ष्मी से बात कर रही थी। अनिका की बातें सुनकर राजलक्ष्मी ने अनिका को चिढ़ाते हुए पूछा, चक्कर क्या है मैडम? मैंने तुमसे पहले ही कहा था, रोहित मारवा है ही इतना स्मार्ट और हैंडसम कि कोई लड़की उसके प्यार में पड़े बिना रह भी नहीं सकती थी। क्यों, ठीक कहा ना मैंने? है ना वो हैंडसम? राजलक्ष्मी की बातें सुनकर अनिका के मुंह पर एक स्माइल आ गई। उसने अपने हाथों से अपने बाल की लट कान के पीछे डालते हुए कहा, ठीक ठाक ही दिखता है। दूसरी ओर से राजलक्ष्मी ने फोन पर लगभग चिल्लाते हुए कहा, ठीक ठाक? मैडम अनिका, मैं इतने सालों से तुम्हें जानती हूँ, आज तक किसी लड़की को देखकर तुमने ठीक ठाक शब्द का इस्तेमाल कभी नहीं किया। अगर तुम ठीक ठाक कह रही हो, इसका मतलब एक्सीलेंट समझना पड़ेगा। क्यों? कहीं तुम्हारी ठीक ठाक का मतलब हैंडसम, सेक्सी और एडोरेबल समझना पड़ेगा। इससे पहले कि राजलक्ष्मी आगे कुछ कहे, अनिका ने उसे रोकते हुए कहा, ओके ओके, अब चुप हो जाओ। चलो मानती हूँ कि वो हैंडसम है, बस। राजलक्ष्मी ने सीटी बजाते हुए अनिका से कहा, ओहो, लगता है बात बहुत आगे तक बढ़ गई है। अच्छा ये तो बताओ, पहले तुमने उससे पूछा था या उसने तुम्हें पूछा था?
मामला अभी तक कॉफी पीने तक ही है या फिर कुछ बात आगे भी बढ़ चुकी है? इससे पहले कि राजलक्ष्मी आगे कुछ कहे, अनिका ने फिर से अपना प्रोफेशनल एटीट्यूड दिखाते हुए राजलक्ष्मी से कहा, राज, आई होप मैंने तुम्हें जो काम सौंपा है वो कल सुबह तक तुम मेरे लिए कर दोगी। जो भी इंफॉर्मेशन मिले प्लीज मुझे मेल कर देना। गुड बाय, गुड नाइट। और हाँ, अपने दिमाग के घोड़े ज्यादा मत दौड़ाओ। राजलक्ष्मी और अनिका ने हंसते हुए फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। हॉस्पिटल के नीचे अंजलि मामी की भेजी हुई कार अनिका का इंतजार कर रही। दिमाग के घोड़े ज्यादा मत दौड़ाओ। राजलक्ष्मी और अनिका ने हंसते हुए फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। हॉस्पिटल के नीचे अंजलि मामी की भेजी हुई कार अनिका का इंतजार कर रही थी। गाड़ी में बैठते ही अनिका की आंख लग गई और कुछ देर बाद उसे एक आवाज सुनाई दी, मैडम, मैडम जाग जाइए, मैडम घर आ गया। जब अनिका की आंखें खुली तो वो ऑलरेडी किशन मामा और अंजलि मामी के घर पहुंच गई थी। रात के 1:30 बजने वाले थे, मगर पूरे बंगले की लाइट्स ऑन थी। इससे साफ जाहिर था कि घर के सारे लोग अभी जगे थे। अनिका घर के आगे बने गार्डन से होते हुए बंगले के मेन एंट्रेंस तक पहुंची। बंगला और उसका एक्सटीरियर काफी एस्थेटिक और एलिगेंट लग रहा था। गार्डन में फूलों की सजावट से लेकर घर के मेन दरवाजे की बनावट सब कुछ बहुत ही टेस्टफुली सजाया गया था। जैसे ही नौकरों ने दरवाजा खोला, अनिका ने देखा कि एंट्रेंस के ठीक सामने सोफे पर 3 लोग बैठे थे। सोफे के ठीक बगल में लगी व्हील चेयर पर एक 80 साल की बूढ़ी औरत बैठी थी। उनके शरीर की मूवमेंट बहुत कम थी, मगर उनके सर की मूवमेंट बहुत ज्यादा थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ सुनना चाह रही थी। दरवाजा खुलने की आवाज आते ही व्हील चेयर पर बैठी बूढ़ी औरत ने पूछा, क्या वो आ गई? दरवाजा क्यों खोला है? उनकी मूवमेंट्स देखकर अनिका को अंदाजा हो गया था कि नानी माँ देख नहीं सकती थी। बगल में बैठी अंजलि मामी ने उनका हाथ पकड़ा और धीरे से मुस्कुराते हुए बोली, जी हाँ मम्मी जी, वो आ गई है। व्हील चेयर पर बैठी बुजुर्ग औरत ने एक बड़ी सी मुस्कुराहट देते हुए अपने हाथ दरवाजे की ओर बढ़ा दिए। अनिका तुरंत समझ गई कि नानी माँ अनिका को गले लगाना चाहती थी। जैसे ही अनिका ने उनके पास जाकर उनके पांव छुए, उन्होंने अनिका को गले लगा लिया। उस वक्त अनिका को महसूस हुआ कि बुजुर्ग नानी की सांसें तेज होने लगी थीं। कांपते हाथों से वो अनिका का चेहरा महसूस करने लगी। नानी माँ ने अनिका से पूछा, अनिका, तुम्हारा नाम अनिका है ना? क्या तुम बिल्कुल स्वाति जैसी लगती हो? नानी माँ के ठीक बगल में एक 20 साल की लड़की बैठी थी। लड़की की आंखें, नाक और होंठ बिल्कुल अंजलि मामी जैसे थे। दादी माँ की बात सुनकर लड़की उठकर अपनी दादी के पास आई और बड़े प्यार से अपने हाथ दादी के कंधों पर रखकर बोली, दादी माँ, अनिका दीदी बिल्कुल स्वाति बुआ जैसी लगती हैं। ऐसा लगता है जैसे बुआ फोटो में से बाहर आ गई हो। इस बात पर अंजलि मामी ने हंसते हुए अपनी बेटी से कहा, तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे तुम पहले अपनी बुआ से कभी मिली हो। जब अनिका की मम्मी स्वाति घर छोड़कर चली गई थी, तब किशन मामा और अंजलि मामी की शादी नहीं हुई थी। इसलिए अंजलि मामी और उनकी बेटी श्वेता ने अनिका की माँ स्वाति बुआ की सिर्फ तस्वीरें देखी थीं। अपनी मम्मी की इस बात पर श्वेता ने जीभ निकालते हुए कहा, क्या हुआ अगर मैं बुआ से कभी नहीं मिली? मेरा और अनिका दीदी का तो खून का रिश्ता है, और फिर मैंने उनकी ढेर सारी तस्वीरें भी तो देख रखी थी। आई एम श्योर अगर आज स्वाति बुआ जिंदा होती और अनिका दीदी के बगल में खड़ी होती तो ये कहना मुश्किल हो जाता कि दोनों में से स्वाति बुआ कौन है और अनिका दीदी कौन है। श्वेता की इस बात पर अंजलि मामी और अनिका हंसने लगी। ये बात सुनते ही इजी चेयर पर बैठे कृष्ण ने कहा, इसमें ना पता चलने वाली कौन सी बात है? अगर बुआ जिंदा होती भी तो अब तक बुढ़ी हो गई होती। तुम दोनों को देखकर कह नहीं सकती थी कि कौन बुआ है और कौन बहन। कृष श्वेता का छोटा भाई था, मिस्टर एंड मिसेस किशन मल्होत्रा का छोटा बेटा। कृष का पहनावा काफी मॉडर्न था। उसके बाल एक साइड से बिल्कुल छोटे कटे थे और एक साइड से लंबे थे। दिखने में ये स्टाइल काफी अजीब लगता था, मगर ये उसकी उम्र के बच्चों में फैशन मानी जाती थी। कृष ने अब तक अनिका को देखा तक नहीं था। वो बस मोबाइल में अपने दोस्तों से चैट कर रहा था। कृष की बात सुनकर श्वेता ने उसे इग्नोर किया। श्वेता ने अपनी दीदी अनिका का हाथ पकड़कर धीरे से दादी माँ के हाथ में रख दिया और दादी माँ से कहा, लो दादी माँ, जिस बेटी के लिए इतने सालों से तुम तड़प रही थी, आज जी भर के उसे प्यार कर लो। अनिका जैसे ही नानी माँ की व्हील चेयर के बगल में बैठी, नानी माँ ने आशीर्वाद देते हुए अनिका के सर पर अपना हाथ रख दिया।
अपनी नानी का हाथ सर पर पड़ते ही अनिका की आंखों से नींद जैसे गायब हो गई। पूरे दिन की थकान जैसे एक पल में उसके शरीर से चली गई। कहा जाता है बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद में बहुत ताकत होती है, मगर अनिका ने आज पहली बार इस चीज को महसूस किया था। अनिका का बचपन गुलेरिया परिवार के दबाव और अत्याचारों में गुजरा था। बचपन में बहुत ज्यादा वजन होने के कारण अनिका कहीं बाहर नहीं जाती थी, न किसी से मिलना जुलना होता था। कोई घर पर आए तब भी मनीषा और गौतम उसे अपने कमरे में रहने की इंस्ट्रक्शन देते थे। वो अनिका से कहते थे कि उसे सबके सामने लाने में उन्हें शर्मिंदगी महसूस होती थी। कामिनी को जब मनीषा और गौतम प्यार करते थे तब उसे भी ऐसा लगता कि काश कभी उसे भी किसी की ममता मिले, उसके सर पर भी कोई प्यार से हाथ रखे। मगर गौतम और मनीषा जब भी अनिका की ओर देखते, नफरत और शर्मिंदगी से ही देखते। इसीलिए शायद अनिका ने बचपन से मेडिकल साइंस और मार्शल आर्ट को अपना इंटरेस्ट और अपना पैशन बना लिया। किसी अपने का प्यार पाना उसके लिए एक सपने जैसा था। बरसों में दिल में छुपी अनिका की तमन्ना आज पूरी हुई थी। बुढ़ी नानी के हाथ बहुत कमजोर थे और उम्र की वजह से उनकी स्किन भी बहुत ढीली पड़ चुकी थी। मगर अनिका के सर पर उनका हाथ रखते ही उनके हाथों की गर्माहट ने जैसे अनिका के सारे टेंशन एक ही पल में खींच लिए थे। अनिका, जो दुनिया की बेस्ट डॉक्टरों में से एक मानी जाती थी, आज पहली बार किसी के सामने अपने आप को छोटा महसूस कर रही थी। अभी अनिका का मन अपनी नानी के प्यार से भरा नहीं था। तभी उसके कानों पर उसकी बूढ़ी नानी की कमजोर और धीमी आवाज पड़ी। इतने साल बहुत मुश्किल में गुजारे होंगे तुमने बेटा। कैसी रही होगी तुम अकेले बिन माँ के। बहुत कुछ देखा होगा तुमने। तुम्हारी नानी के जिंदा होते हुए भी तुम्हें इतना कुछ सहना पड़ा, और मैं बुढ़िया तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाई। ये कहते हुए नानी एक छोटे बच्चे की तरह सिसक सिसक कर रोने लगी। नानी की बातें सुनकर अनिका की आंखें भी भर आई थीं। वो नानी से कुछ कहती, उससे पहले अंजलि मामी ने नानी के पास आकर उनके कानों के पास कुछ कहा। अब आपकी बेटी मिल गई है और अभी यहीं रहने वाली है हमारे साथ। सारी बातें आज ही कर लेंगी क्या? रात के 2 बज चुके हैं। अनिका बहुत थक चुकी होगी, उसे आज आराम कर लेने दीजिए। कल सुबह सब मिलकर सारी बातें करेंगे जो इतने सालों में नहीं किया है। नानी माँ ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा। माफ करना अनिका बेटा, एक तो मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, ऊपर से आंखों की रोशनी भी नहीं। मेरे लिए क्या रात और क्या दिन। मगर हाँ, तुमने जब से इस घर में कदम रखा है, जिंदगी में जरूर रोशनी आ गई है। अब जाओ, तुम आराम करो, वरना मेरा बोलना तो नहीं रुकेगा। श्वेता ने दादी माँ की व्हील चेयर को पीछे से सहारा देते हुए उन्हें अपने बेडरूम में ले गई। अंजलि मामी अनिका को ऊपर के फ्लोर पर उसके कमरे में ले गईं। कमरे के अंदर आने के बाद अंजलि मामी ने कमरे की लाइट ऑन करते हुए कहा, ये तुम्हारी माँ का कमरा है। हमने इस कमरे को आज तक वैसे ही रखा है जैसा तुम्हारी माँ को पसंद था। बस सिर्फ साफ सफाई करते रहे, बाकी हर चीज ज्यों की त्यों है। और आज से ये रूम तुम्हारा है। अनिका ने देखा कि रिया पहले से बिस्तर पर सो रही थी। मामी ने अनिका को हक करते हुए कहा, गुड नाइट बेटा, अब आराम से सो जाओ। अंजलि मामी के जाते ही अनिका रिया के बगल में लेट गई। अनिका को पता भी नहीं चला कि कब वो गहरी नींद में सो गई थी। अनिका को लगा उसे सोए अभी चंद मिनट ही हुए थे कि उसका फोन, जो रात भर उसके तकिए के नीचे ही पड़ा रहा था, वो वाइब्रेट होने लगा। अनिका की आंख खुली और उसने देखा उसे एक अनजान नंबर से कॉल आ रहा था। अनिका ये देखकर चौंक गई कि सुबह के 9 बज चुके थे। दरवाजे पर अंजलि मामी जोर जोर से नॉक कर रही थी और अनिका से कह रही थी, बेटा दरवाजा खोलो, दरवाजा जल्दी खोलो बेटा, हॉस्पिटल से फोन आया था। रोहित की दादी को लेकर कोई इमरजेंसी है, तुम्हें अर्जेंटली बुलाया है।